नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विचार और अभिव्यक्ति के इस नए अंक में। दोस्तों, आखिरकार वह क्षण आ ही गया जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा बदलाव आया है जिसने केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं किया बल्कि उस पूरी व्यवस्था को चुनौती दी है जो दशकों से वहां स्थापित थी। ममता बनर्जी का वह किला जिसे अजेय माना जाता था आज ढह चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी जीत दर्ज की है जो केवल चुनावी परिणाम नहीं है बल्कि एक गहरे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है। लेकिन इस परिवर्तन को समझने के लिए हमें केवल वर्तमान को नहीं बल्कि उस लंबी यात्रा को समझना पड़ेगा मित्रों, जिसने बंगाल को उसकी वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया है। ये वही बंगाल है जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि भारत आज जो सोचता है बंगाल उसे एक दिन पहले सोच लेता है। ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये इस बौद्धिक एंड सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक था जिसने भारत को दिशा दी थी। इस धरती ने रविन्द्रनाथ टैगोर को जन्म दिया, जिन्होंने साहित्य के माध्यम से मानवता की गहराइयों को छुआ और भारत को विश्व मंच पर स्थापित किया। इस भूमि से बंकिम चंद्र चटर्जी निकले, जिनकी रचना वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक आत्मा दी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व को बताया कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक विचार है, एक आध्यात्मिक शक्ति है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के लिए संघर्ष का एक साहसिक मार्ग चुना और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी जिसे युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह दिखाया कि स्वतंत्रता उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। अरविंद घोष ने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ा और यह बताया कि भारत का उत्थान केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा भी है। एक लंबी फेहरिस्त है मित्रों, कहीं तक गिनते चले जाइए। इतनी समृद्ध विरासत वाला बंगाल धीरे धीरे इस स्थिति में कैसे पहुंच गया मित्रों, जहां आज हम उसे देखते हैं। यह समझने के लिए हमें इसके राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में आए बदलावों को गहराई से देखना होगा। 1977 से लेकर 2011 तक चला वामपंथी शासन, जिसके साथ ट्रेड यूनियनवाद इस स्तर तक पहुंचता चला गया कि उद्योग चलाना कठिन हो गया। नक्सलवाद, मार्क्सवाद, ये सब बुराइयां ये अपने साथ लेकर आया। हर निर्णय में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता चला गया और इसका परिणाम ये हुआ, गरीबी बढ़ी, उद्योग बंद हो गए, निवेशकों ने दूरी बना ली और जो बंगाल कभी औद्योगिक केंद्र हुआ करता था वह डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का शिकार हुआ। मित्रों, जब उद्योग जाते हैं तो केवल फैक्ट्रियां बंद नहीं होती, उसके साथ रोजगार खत्म होते हैं, आर्थिक गतिविधियां कम होती हैं और समाज में निराशा फैलती है। यही बंगाल के साथ हुआ। जो राज्य कभी व्यापार का केंद्र हुआ करता था वह धीमे धीमे विकास में इतना पीछे छूट गया कि आज पर कैपिटा इनकम में बंगाल कई राज्यों से पीछा रह गया। जहां अन्य राज्य औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, बंगाल आज वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई तो लोगों को उम्मीद थी कि अब ये गिरावट रुकेगी और एक नया दौर शुरू होगा। लेकिन समय के साथ यह दिखा कि ममता बनर्जी के शासन में एक ऐसी संस्कृति विकसित हुई जहां राजनीतिक संरक्षण और स्थानीय स्तर पर कैडर आधारित नियंत्रण प्रमुख हो गया। इसके परिणाम कानून व्यवस्था प्रभावित हुई और कई जगह यह धारणा बनी कि सत्ता से जुड़े लोगों को विशेष संरक्षण प्राप्त है। इसके साथ इससे जुड़ी हुई एक और गंभीर समस्या उभर कर आई, राजनीतिक हिंसा और गुंडागर्दी। बंगाल में चुनाव केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं रह गया था बल्कि इसने एक संघर्ष का रूप ले लिया था। चुनाव के दौरान और उसके बाद की हिंसा की घटनाएं, विरोधियों पर हमले, आम नागरिकों में भय का वातावरण, ये सब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, सामान्य बातें हो गई। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का मूल तत्व, स्वतंत्र और निष्पक्ष भागीदारी, पूरी तरीके से खत्म हो गया। कई रिपोर्ट्स और चर्चाओं में यह भी सामने आया, स्थानीय स्तर पर कुछ क्षेत्रों में तथाकथित कैडर संस्कृति के कारण लोगों पर दबाव बनाया जाता था कि वे किसे वोट दें। हर घटना की पुष्टि अलग अलग स्तर पर हो, लेकिन यह धारणा अपने आप में महत्वपूर्ण है कि क्योंकि लोकतंत्र केवल वास्तविकता पर नहीं बल्कि लोगों के विश्वास की भावना पर चलता है। जब लोगों को लगता है कि स्वतंत्र नहीं है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। अवैध घुसपैठ, बांग्लादेश से हमने सुना कि कितने घुसपैठिए घुस आए। ये मुद्दा भी लंबे समय से चर्चा में रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा की भौगोलिक स्थिति के कारण यह एक जटिल विषय है। जब बड़ी संख्या में लोग अवैध रूप से प्रवेश करते हैं और स्थानीय सामाजिक आर्थिक ढांचे का हिस्सा बन जाते हैं, इसका असर कई स्तरों पर पड़ता है, रोजगार, संसाधन और यहाँ तक कि राजनीतिक समीकरणों पर भी। समय के साथ ये कहा जाने लगा कि इससे डेमोग्राफिक बदलाव हुआ जिसने सामाजिक संतुलन को प्रभावित किया।
औद्योगिक गिरावट का सबसे प्रतीकात्मक उदाहरण टाटा समूह का नैनो प्रोजेक्ट रहा। यह केवल एक फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि एक अवसर था रोजगार का, निवेश का, विकास का। लेकिन राजनीतिक विरोध और अस्थिरता के कारण यह प्रोजेक्ट बंगाल से चला गया। इसका प्रभाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी था। इससे संदेश गया कि बंगाल निवेश के लिए स्थिर और भरोसेमंद वातावरण प्रदान नहीं कर पा रहा है। एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा मित्रों, केंद्र सरकार की योजनाओं का लागू न किया जाना। ममता बनर्जी ने केंद्र के साथ इस तरह के संबंध विकसित किए कि ये संबंध होने तो चाहिए थे आपस में सौहार्दपूर्ण, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि जो भी योजना केंद्र की होगी उस योजना को हम लागू नहीं करेंगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि केंद्र की जो योजनाएं थी वो राज्य में लागू ही नहीं हो पाई, और कई योजनाएं अगर लागू भी की गई तो उनकी ब्रांडिंग चेंज की गई। पूरा का पूरा उद्देश्य सिर्फ क्रेडिट लेने का था। योजनाओं की उपयोगिता या वे आम जन तक पहुंच पा रही हैं, ये इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया और इस तत्व का संपूर्ण अभाव था। इन सभी कारकों हिंसा, आर्थिक गिरावट, घुसपैठ, प्रशासनिक चुनौतियों और राजनीतिक संस्कृति ने मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाया जिसने जनता के भीतर धीरे धीरे असंतोष पैदा किया। असंतोष बढ़ने लगा, लेकिन लंबे समय तक यह असंतोष खुलकर सामने नहीं आ पाया, क्योंकि भय का वातावरण बना हुआ था। जब समाज में भय और असंतोष साथ साथ होते हैं तो परिवर्तन देर से आता है, लेकिन मित्रों जब आता है तो व्यापक रूप से आता है। इस बार चुनाव में वही हुआ। लोगों ने भय को पीछे छोड़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस प्रक्रिया में नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें विकास और पहचान दोनों शामिल थे। अमित शाह ने संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को मजबूत किया, और योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था का एक सख्त मॉडल एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। इन सब ने मिलकर जनता में विश्वास पैदा किया कि परिवर्तन संभव है। मित्रों, अब जब यह परिवर्तन शुरू हो चुका है तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आगे क्या होगा। जीत अपने आप में अंत नहीं है मित्रों, बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। बंगाल को केवल राजनीतिक परिवर्तन की नहीं, बल्कि संरचनात्मक पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। उद्योगों को वापस लाना होगा, निवेशकों का भरोसा जीतना होगा, कानून व्यवस्था को निष्पक्ष और सख्त बनाना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण जनता के भीतर यह विश्वास पैदा करना होगा कि यह परिवर्तन स्थायी है। लेकिन इसके साथ साथ एक चेतावनी भी जुड़ी हुई है मित्रों। अगर नई व्यवस्था भी उसी राजनीतिक संस्कृति में ढल जाएगी जिसमें शक्ति का दुरुपयोग, भय और असंतुलन शामिल है, तो यह परिवर्तन केवल सतही रह जाएगा। वास्तविक बदलाव तभी होगा जब शासन की शैली बदलेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाएगी। एक समय था जब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता चारों महानगर भारत की पहचान थे। आज कोलकाता उस स्थान से पीछे छूट गया है। लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं है मित्रों। इतिहास हमें सिखाता है कि जो समाज गिरता है वह उठ भी सकता है, यदि वह अपने अतीत से सीख ले और भविष्य के लिए सही दिशा चुन ले। बंगाल के सामने आज वही अवसर है, एक नया अध्याय लिखने का, अपनी पुरानी पहचान को स्थापित करने का, फिर से भारत के बौद्धिक और आर्थिक मानचित्र पर अग्रणी स्थान प्राप्त करने का। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अपने विचार साझा करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।